जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसमें इसका जो मतलब था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कि ऐसी संस्थाएं जिन्होंने आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़कर काम किया था, वो संस्थाओं का इसमें वर्णन किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो ये 3 चरणों में इसको बाँटा गया है, 3 चरणों में इसको ये 3 चरणों में हुआ था। अगर प्रथम चरण की बात करते हैं हम, तो ये 1885 से लेकर 1905 तक प्रथम चरण चला था, जिसमें हम देखेंगे कि आईएनसी की स्थापना कैसे हुई, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, और इसी में बंगाल का विभाजन होता है। इसके बाद दूसरा चरण की जब बात करते हैं जो कि 1905 से लेकर 1919 तक हुआ था, और इसी इसको दोस्तों यहाँ पर हम बंगाल के विभाजन के बाद का वर्णन करेंगे, और जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1920 में, तो उससे पहले का वर्णन इसमें हम करेंगे द्वितीय चरण में। और तीसरा जो चरण था 1919 से लेकर 1947 तक चला था, और इसी इसी चरण को दोस्तों गांधी युग कहा गया था, क्योंकि इस टाइम पर गांधी जी बहुत एक्टिव हो गए थे और भारत में उनकी प्रसिद्धियां बढ़ गई थी, और उनके जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे तो इसी टाइम पर चलाए जा रहे थे, इसलिए इसको हम गांधी युग का नाम देते हैं। और इससे पहले वाले मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण, जो कि 1885 से लेकर 1905 में चला था। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना कहकर आईएनसी इसको कहूँगा। तो आईएनसी की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम भी कहते हैं, जो कि दोस्तों ये एक आईसीएस अधिकारी थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तब उस टाइम पर ये इटावा के कलेक्टर थे, और ऑक्टेवियम ह्यूम को ही दोस्तों हर्मेट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उस टाइम पर जो भारत में वायसराय थे वो थे डफरिन। डफरिन के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था आईएनसी की जो स्थापना हुई, इसका भी एक कारण था। इसका स्थापना करने का एक रीजन था, कारण था। जब 1857 की जब क्रांति हो गई थी, तो दोस्तों 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई थी, तो इसके बाद जब 1858 का जब अधिनियम आता है, तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापार हुआ करता था उसको सब छीन लिया गया था, और फिर इसके बाद ब्रिटिश का जो क्राउन था उसके हाथों में डायरेक्ट जो भी शक्तियां थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। और ब्रिटिश क्राउन जो था, इसने सोचा कि अब वो भारत में जो भी विद्रोह हैं वो सब शांत हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों 1857 के क्रांति के बाद भी छोटे छोटे जो भी विद्रोह हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों में, वो लोग जारी कर रहे थे, और यहाँ से जो भी मांग उठती थी तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के पास जाती थी, ब्रिटिश क्राउन के पास जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक प्लानिंग बनाई। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग हमारे पास आते हैं, तो इससे पहले इन लोगों को वहीं रखा जाए, ये लोग हमारे पास नहीं आ पाए। तो इसी के लिए इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी
अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने इस एक एक दोस्तों एक संस्था की स्थापना की, जिसको भी बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने यह भी सोचा कि ऐसी संस्था बनाएंगे जो कि ये लोग भारतीय भारतीय जो लोग हैं वो यहाँ से इस पर भरोसा भी करें, एक तरीके का बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा करें। और यह जो संस्था हो वो ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करे और इसी के कंट्रोल में यह सरकार हो। ब्रिटिश जो क्राउन था उसके अंडर में यह काम करे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था बनाई गई, इसमें एक से एक बेहतरीन वकील और नेता और छात्र वर्ग वर्ग के जो स्टूडेंट जो होशियार लोग थे, तो उनको इसमें रखा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था बनी थी उसमें बहुत बुद्धिमान वर्ग के लोगों को यहाँ पर लाया गया था। और ये लोग इन लोगों की बात सुना करते थे, जो विद्रोह किया करते थे, वो लोग उन लोगों की ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बात सुना करते थे। दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार ने यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, यह उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए की थी, ना कि देश को आज़ाद दिलाने के लिए। इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वो अपनी सुरक्षा के लिए की थी और ना कि देश को आज़ाद कराने के लिए। और इसी टाइम पर जो वायसराय था वो डफरिन था। और जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इससे पहले 1884 में आईएनयू यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में बनी। इससे पहले 1884 में आईएनयू था, इंडियन नेशनल यूनियन था। इसी की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी और इसी का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने अपनी एक पत्रिका यंग इंडिया में इसको सेफ्टी बॉल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यंग इंडिया में इसको सेफ्टी बॉल का सिद्धांत प्रस्तुत जो किया था वो दोस्तों सेफ्टी बॉल यही था कि जो ब्रिटिश क्राउन ने जो इसकी एक प्लाने बना के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की कि एक ये बॉल की तरह सेफ्टी बॉल की तरह काम करे, क्योंकि ये विद्रोह जो करते थे वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाए, ब्रिटिश सरकार के पास नहीं जाए। इनसे पहले ये लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी यहाँ पर बताएं, जो भी समस्या है, तो यहाँ से जो भी अगर हल निकलता है तो वो यहाँ ब्रिटिश क्राउन के पास जाए, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाए, इसलिए इसको सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा गया था। नेक्स्ट जब बात करते हैं हम ए ओ ह्यूम की जो जीवनी लिखी थी वो विलियम बेडरबर्न ने लिखी थी। विलियम बेडरबर्न भी एक दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन करता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है बेडरबर्न भी। तो इसी को देखकर ये ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखता है बेडरबर्न। दोस्तों अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जिन जिन लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए, तो उन्होंने जो जो मत दिए वो भी इसमें आपको बताता हूँ। एक जो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कहा था कि यह कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। और डफरिन ने इसको कहा था यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, यानी कि दोस्तों इसमें बहुत कम लोग रहते थे, बहुत कम मतलब बहुत कम देखने वाले लोग रहते थे, यानी कि आगे तक की नहीं सोच सकते थे और कम लोग थे, इसलिए सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था कहा था। और बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस है, यह वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुआ करती थी वो बस साल में वर्ष में सिर्फ एक बार लगती थी। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। और जो नेक्स्ट थे बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे भूखे कहा था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। तो ये दोस्तों जो भी लोग थे इन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने ये वो बता दिया आपको पॉइंट कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाया गया था। जो 72 लोग जब इकट्ठे हुए थे एक संस्था में जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया, इसमें जो लोग थे वो 72 प्रतिनिधि थे, 72 लोग थे। और ये 72 कौन थे? यह एक 72 भी दोस्तों ये बुद्धिमान वर्ग बुद्धिजीवी लोग थे जो कि अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए थे। जैसे कि जो एक वकील हुआ करते थे और छात्र वर्ग थे इसमें, और दोस्तों और नेता भी थे। यह बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों का एक यह संगठन था। यहाँ पर 72 जो प्रतिनिधि थे, ये कहीं न कहीं कुछ 90% लोग तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से लोगों को लाया गया था। दोस्तों जो कांग्रेस कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, उसमें 2 तरीके के दल थे। एक तो नरम दल के लोग थे और एक कुछ गरम दल के भी नेता थे। नरम नरम दल के आप कह सकते हो कि दोस्तों यह अंग्रेजों पर भरोसा करते थे कि कुछ भी कानून या कुछ भी सुधार करना है तो कहीं न कहीं ये लोग अंग्रेज कर देंगे। तो यानी कि ये लोग भरोसा करते थे। नरम दल यानी कि आराम से प्यार से ये लोग अपनी बातों को मनवाना चाहते थे, कोई झगड़ा नहीं चाहते थे। और गरम दल दोस्तों गरम दल के जो लोग थे, यह अग्रेसिव रूप से अपनी बातों को रखते थे और मनवाते भी थे। इसलिए उनको गरम दल के लोग गरम दल के व्यक्ति कहा गया। नरम दल में जो व्यक्ति थे, वो एक दादा भाई नौरोजी थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, और रास बिहारी घोष थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे और एक थे बदरुद्दीन तैयब। और दोस्तों गरम दल के व्यक्तियों में हम बात करते हैं जो कि एक बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे और दूसरे थे बाल बिपिन चंद्र पाल। तो इनको आप याद रख सकते हो बाल लाल पाल, अगर आपको ये पता भी हो। तो हम बात करते हैं दोस्तों जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे प्रमुख आपको याद रखने स्टार्टिंग के 4 जो अधिवेशन हुए थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इसका जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन होता है दोस्तों मीटिंग, जो कि 1 साल में 1 बार ये मीटिंग अपनी किया करते थे। ये आपको वर्ष के बारे में भी बताऊँगा और स्थान के बारे में भी बताऊँगा और जो अध्यक्ष रहे थे अध्यक्ष के बारे में। और उस जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो प्रमुख बात क्या थी वो भी आपको बताऊँगा। इसके प्रथम अधिवेशन की जब हम बात करते हैं जो कि 1885 में हुआ था, और जो स्थान की बात करते हैं तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था जो कि मुंबई में था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है मुंबई। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, जो कि आप कह सकते हो कि भारतीय जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रमुख बात में हम याद रखते हैं कि पहले अध्यक्ष इनको कहा गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे और जो कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि कौन थे? यह आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय से लोगों को बुलाया गया था, जो कि बहुत ही होशियार व्यक्ति थे ये लोग। नेक्स्ट अगला अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ये दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 3 बार अध्यक्षता की थी। 3 बार इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसकी नेक्स्ट जब बात करते हैं हम, आप याद रख एक तो ये 1886 में इन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने, और आगे भी शायद हम पढ़ते हैं आगे भी पढ़ेंगे 1893 में भी दोस्तों इन्होंने
अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और एक 1906 में। दादा भाई नौरोजी दोस्तों एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे। पारसी जैसे कि आप समझ सकते हो आज के टाइम पे जो रतन रतन टाटा जी हैं, यह भी एक पारसी व्यक्ति हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और इस टाइम पर कांग्रेस में जो सदस्य थे वो 434 सदस्यों ने भाग लिया था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 1887 में, फिर नेक्स्ट अगली साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिस जो कि मद्रास में हुआ था, और यह है बदरुद्दीन तैयब तैयब इसके अध्यक्ष बने, और यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें 607 लोगों ने भाग लिया था, 607 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, और यह पहला अंग्रेज था। इस टाइम पर जो सदस्य थे वो 1248 सदस्य थे। इसके बाद की बात करते हैं हम, तो इसके बाद जो 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो मुंबई में होता है, और इसकी अध्यक्षता बैडरवन ने की थी दोस्तों। इसकी यह प्रमुख बात में बताते हैं तो यह दूसरा अंग्रेज था दोस्तों। पहला आपको याद रखना है, जैसे कि आप याद इस तरीका से रख सकते हो, बकमई। ये स्टार्टिंग के तीन इम्पोर्टेंट हैं। पहला हुआ था मुंबई में, और दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। इस तरीके से 85, 86, 87, 88, ये चार कांग्रेस का अधिवेशन आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जो कर रहे थे फिरोज शाह मेहता जी कर रहे थे। इसकी प्रमुख बात करते हैं तो इसमें जो कादम्बिनी गांगुली थी, और इन्होंने यह दोस्तों इसमें शामिल हुई, इन्होंने भाग लिया, कादम्बिनी गांगुली ने। और यह भारत की पहली महिला स्नातक थी। भारत में इनसे पहले कोई भी महिला स्नातक नहीं थी। ये पहली महिला ऐसी थी जो कि ये ग्रेजुएट थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1896 में हुआ था। इसकी जो यह जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं दोस्तों, रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में ही दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो गाया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इसके नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं तो 1901 में हुआ था। स्थान की बात करते हैं तो कलकत्ता में 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों दिनसा बाचा कर रहे थे। और इसी इसी अधिवेशन में 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन बन के आएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1904 में दोस्तों, जो कि बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट 1904 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, बम्बई में। इसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की थी, और यहाँ पर जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। जिन्ना के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करने वाला प्रमुख यही था। और नेक्स्ट बात करते हैं 1905 में दोस्तों, यह वाराणसी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोखले कर रहे थे। और इसी टाइम पर इसकी प्रमुख बात है कि 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी थी। स्वदेशी आंदोलन की जो मांग उठी थी वो 1905 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में, स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, और यहाँ पर 1906 में स्वराज की मांग उठती है। स्वराज की मांग उठती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने की थी। और यह इसी अधिवेशन में दोस्तों गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है।
गरम दल अपना अलग हो जाता है, नरम दल अलग हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1911 में 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। और 1911 के अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गान गाया गया था, और राष्ट्रीय गान गाया गया था, और जो कि तत्वबोधिनी एक पत्रिका थी, इसमें इसको छापा गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका में दोस्तों इसको छापा गया था, और इसका टाइटल जो तत्वबोधिनी पत्रिका का जो टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। इस तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रीय गान को दोस्तों छापा गया था, और जिसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता। फिर 1916 में लखनऊ दोस्तों अधिवेशन होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग ये आपस में हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर ना जो एक नेता थे फिरोज शाह मेहता, यह एक नरम दल के नेता थे। यहाँ पर फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद गरम दल भी इसके साथ मिल जाता है, और मुस्लिम लीग जो अलग हो गया था, वो भी यहाँ पर आकर दोस्तों मिल जाता है, क्योंकि इसको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर ये जो कांग्रेस जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, इस टाइम पर अंग्रेजों ने इनको आश्वासन दिया कि आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन इनके लिए कुछ हुआ नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 में। 1917 में दोस्तों कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और यह एक पहली अध्यक्ष महिला थी। पहली अध्यक्ष महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। अगर ये वैसे तो ये दोस्तों आयरलैंड की थी। अगर दोस्तों पहली महिला पूछा जाए, अगर विदेशी महिला की बात करते हैं, तो ये एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी। और इसके बाद जो अगर भारत की बात करेंगे, भारतीय महिला कौन थी पहली जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो सरोजिनी नायडू थी। वो भी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में। अब बात करते हैं 1918 में एक 1918 का जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। लेकिन दोस्तों जो करनी थी इसकी अध्यक्षता, वो बाल गंगाधर तिलक को इसका अध्यक्ष बनना था, लेकिन यह किसी मुकदमे की वजह से ये ब्रिटेन गए थे, इसलिए ये अध्यक्ष नहीं बन सके। फिर से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस में फूट डल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की। यह नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वीर राघव कर रहे थे, और इसी टाइम पर दोस्तों एक अधिवेशन लाया गया 1920 में, कलकत्ता का विशेष अधिनियम। कलकत्ता का विशेष अधिनियम लाया गया, जैसे कि दोस्तों कोई भी अगर काम हुआ करता था इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए एक इंस्टेंट एक मीटिंग रख दी जाती थी, इसलिए विशेष अधिनियम इसको कहा गया था। तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो गांधी जी को दोस्तों यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी इंस्टेंट अधिनियम जो लाया गया था, यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसका विरोध एनी बेसेंट मालवीय और जिन्ना और चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था कि इसको अभी नहीं लाया जाए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं, अगर पहला जो विशेष अधिनियम कब लाया गया था, क्योंकि ये तो 1920 में इससे पहले भी आया था, तो कांग्रेस का जो पहला विशेष अधिनियम था वो 1918 में आया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इनाम ने की थी, जो कि यह मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला विशेष अधिनियम जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और इसकी जब बात करते हैं हम, अध्यक्षता की थी हसन इनाम ने की थी। और नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ था 1923 में हुआ था, जो कि काकीनाड़ में हुआ था, बंगाल में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने की थी। नेक्स्ट इसी के टाइम पे 1923 में दोस्तों विशेष अधिनियम आता है, विशेष अधिनियम जो कि दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। और यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। यह थे उस टाइम पर 35 वर्ष के अध्यक्ष थे। और यह दोस्तों जब यह खुद ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि
ये खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो। ये मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, ये खुद भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो, लेकिन जो जिन्ना होता है वो इसमें सफल हो गया था बनवाने में, अपना पाकिस्तान को अलग करवाने में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं 1924 में बेलगांव की 1924 का जो अधिवेशन था वो बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो कि कर्नाटक में है, बेलगांव। इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। और फिर से एक बार ये फिर ये पहली बार ये अध्यक्ष बने थे जब दोस्तों 1922 में चोरी चौरा कांड हो गया था। तो इन्होंने अपना गांधी जी ने 1900 1922 में जो चोरी चोरा कांड हो गया था, तो दोस्तों अम, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो इन्होंने इसमें वापस कर लिया। और यहीं पर इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनको 6 साल की सजा हो जाती है, लेकिन ये 1922 के बाद 1924 में ये छूट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी होने का बहाना बना देते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो 1924 में ही आकर इन्होंने सोचा कि अब मैं कांग्रेस में शामिल होता हूँ। तो इनको राजनीति राजनीति के लिए दोस्तों थोड़ा और राजनीति में आना चाह रहे थे, थोड़ा इनको पावर चाहिए थी। तो पावर इनको यहीं मिल सकती थी जब ये कांग्रेस कांग्रेस में जुड़े। तो इसलिए यहाँ पर पहली बार यहाँ अध्यक्ष बनकर ये उभरे, और महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। इसके अगली साल नेक्स्ट वर्ष 1925 का अधिवेशन होता है। 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और यह पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। 1926 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो गुवाहाटी में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। और यह इसमें जो प्रमुख बात करते हैं, इसमें कांग्रेस के जो नेता थे उनको खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। और यह पहला उत्तरी पूर्व भारत का कांग्रेस का अधिवेशन था। इससे पहले कोई भी अधिवेशन पूर्व की तरफ नहीं हुआ था, नॉर्थ को ईस्ट की तरफ हुआ नहीं था। यह पहला अधिवेशन था 1926 वाला, जो कि गुवाहाटी में हुआ था। और 1929 में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 1930 और 1935 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। दोस्तों 1930 और हुआ 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1931 में हुआ था। आपको ये नहीं समझना है दोस्तों 1930 से लेकर 1935 तक, ये नहीं समझना है। इसके बीच में अधिवेशन हुए थे, बस इस साल 1930 में और 1935 में ही नहीं कोई अधिवेशन हुआ था। तो 1931 में कराची में यह कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में कराची के अधिवेशन में ही किसानों के अधिकारों की बात की थी। किसानों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उसकी बात हुई थी। और 1937 में दोस्तों फैजपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यह गांव में हुआ पहला अधिवेशन था। इससे पहले जो हो रहे थे वो सिटी में हो रहे थे। और 1937 वाला फैजपुर जो बंगाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि यह पहला गांव में अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को हरा दिया था। दोस्तों इसकी एक कहानी है, इससे पहले मैं बता देता हूँ। 1938 में दोस्तों हरपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, ये है। इसकी अध्यक्षता पहले से सुभाष चंद्र बोस कर चुके थे। फिर नेक्स्ट वर्ष 1939 में त्रिपुरी जो कांग्रेस का दोस्तों 1939 में अधिवेशन हुआ था, और जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों जो गांधी जी थे वो सीता रमैया को बनवाना चाहते थे कि यह सीता रमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन यहीं पर वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, कि फिर कहा गया कि वोट के हिसाब से देखते हैं कौन किसको अध्यक्ष बनाया जाए।
तो दोस्तों सुभाष चंद्र जी को 1580 वोट मिले थे और सीताजी रमैया को जो थे 1337 वोट मिले थे। और यहाँ पर सीता रमैया जी को पूरा गांधी जी का वो था, सपोर्ट था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सीता रमैया जी हारते हैं, तो यहाँ पर जो गांधी जी थे इनकी यहाँ पर बहुत उनको बेइज्जती महसूस हुई। तो उसी के टाइम पर यहाँ पर कांग्रेस में एक दोस्तों राष्ट्र कार्यकारिणी एक संस्था थी। कांग्रेस की राष्ट्र कार्यकारिणी एक संस्था थी जिसके 14 सदस्य थे। 14 सदस्य में से दोस्तों 12 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, 2 सदस्य रहते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये जो सुभाष चंद्र जी बोस थे वो खुद नहीं चाह रहे, फिर ऐसा हो इनकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो गई। इसकी वजह से इन्होंने खुद 1939 में यह सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस को छोड़ दिया था, ये खुद छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर इनकी जगह पर जो अध्यक्षता की थी वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये यहाँ पर ना तो सीतारमैया जी बनते हैं ना सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। नेक्स्ट जो 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो रामगढ़ में होता है, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे। यह सबसे लंबे समय तक अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगर अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष जो सबसे ज्यादा रहा था दोस्तों वो अब्दुल कलाम आजाद ही रहे थे। तो 1946 में 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी और यह स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थी। जब स्वतंत्र भारत हो गया था तो उस टाइम पर यह अध्यक्ष भी थी। 1948 में जयपुर में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर सीता रमैया को अध्यक्ष बनाया जाता है। इनको इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि इससे पहले यह 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में हार चुके थे, तो इनको खुश करने के लिए यहाँ पर 1948 में जयपुर में इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, सीता रमैया को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसमें से 4 का अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जिसमें से जो प्रमुख थे वो एक जॉर्ज यूल थे जो कि 1888 में बना था, प्रथम था। और दूसरा बेडबर्न था, 1889 में यह कांग्रेस का अध्यक्ष बना, कांग्रेस का एक अंग्रेज अध्यक्ष बना था। तीसरा था कांग्रेस का एक अंग्रेज अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब था जो कि 1894 में बना था। बेडबर्न 1889 में बने थे। चौथा जो था हेनरी कॉटन बना था 1904 में। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हो, यूल था, जॉर्ज यूल था, बेडबर्न था और अल्फ्रेड वेब था और एक हेनरी कॉटन था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसी टाइम पर कांग्रेस की 3 महिलाएं भी अध्यक्ष रही थी। सबसे पहली महिला थी एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, बाद में ये यहाँ की से नागरिकता भी लेती हैं। दूसरी सरोजिनी नायडू थी दोस्तों, 1925 में कानपुर में अध्यक्ष बनती हैं। कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो उसमें अध्यक्ष बनती है। एक थी नलिनी सेनगुप्ता, तो 1933 में दोस्तों बनी थी। 1933 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या थे दोस्तों, कि जो धर्म में दोस्तों कुछ भी सुधार की अगर थोड़ी जरूरत हुआ करती थी, गुंजाइश हुआ करती थी कि इस धर्म में कुछ गलतियां, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ अच्छी दोस्तों रीतियां नहीं थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई। इनके लिए कुछ आंदोलन चलाए गए थे जिन्हें हम कुरीतियां बोलते हैं। तो कुछ कुरीतियां थी, उनको उनके सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए थे। उन्हीं को दोस्तों धार्मिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। कि धर्म को सुधारने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा जिसमें से कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, किस तरीके से सती प्रथा खत्म हुई। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने भी जैसे कि सती प्रथा का भी अंत किया। इन्होंने बाल विवाह पे भी जोर दिया था। जो राजा राम मोहन की बात करते हैं तो ये 1772 से लेकर और 1833 तक ये रहे थे। इनका 72 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1833 में हो गई थी। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो दोस्तों इनको धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहा गया था। धार्मिक सुधार
धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत धार्मिक धर्म में दोस्तों सुधार करने के लिए आंदोलन किए थे, इसलिए इनको अग्रदूत कहा गया था। और इन्हीं को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था, और इन्हीं को भारत पुनर्जागरण के जनक कहा गया था, क्योंकि दोस्तों यह लोगों को जगा रहे थे कि ये जो सती प्रथा आप कर रहे हो, जो अगर किसी का पति मर जाता है उसके साथ उसको जला देते हो, यह सब यह सब बेकार है, यह सब बंद करना चाहिए तुम लोगों को। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लोगों को जगाए, बहुत बहुत अपना प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को बताया कि ये गलत होता है। इस तरीके से इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया था, और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी इनको ही कहा गया था, और इन्हीं को भारतीय नवयुग का सितारा कहा गया था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है इनके बारे में ये बातें, कि इनको धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता और पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता का भी जनक कहा गया, नवयुग का सितारा इन्हें कहा गया था। और इनकी अत, इनको अतीत दोस्तों अतीत और आधुनिक युग के मध्य का सेतु कहा गया है। अतीत होता है दोस्तों प्राचीन काल का, और आधुनिक मतलब अभी का। इसके मध्य का सेतु यानी इनको ब्रिज कहा गया था, आपस में जोड़ने के लिए, क्योंकि प्राचीन की जो कुरीतियां थी उनको समाप्त कर रहे थे, आधुनिक युग की तरफ इन लोगों को ले जाना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों इनको बहुत लोग बहुत उल्टा सीधा कहते थे कि हमारे धार्मिक विचारों में तुम ये अपवित्र क्यों कर रहे हो। इस तरीके से इन पर टिप्पणियां भी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत सी कमियां जो थी उनको लोगों के सामने लाए, तो लोगों को तब पता लगा कि हाँ ये भी होता है। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1809 से लेकर 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। मैंने दोस्तों बताया था जो अकबर द्वितीय था। अक, अकबर द्वितीय के लिए दोस्तों जब अंग्रेज इसकी पेंशन रोक देते हैं, तो फिर अंग्रेज द्वितीय इनको ब्रिटेन भेजता है अपनी पेंशन के बारे में दोस्तों, कि पेंशन मेरी दोबारा से दी जाए। तो इसके लिए जब ये ब्रिटेन में जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो अकबर द्वितीय इनको एक उपाधि देता है राजा की। इसके लिए इनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया। 1809 में दोस्तों इन्होंने, बाद में हालांकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देते हैं। 1809 में, और 1809 में ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको तूफात उल मुआविद्दीन कहा गया था। तूफात उल मुवाहिदीन कहा गया था, जो कि फारसी में लिखी गई थी। और यह पुस्तक जो कि एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने लिखी थी। एकेश्वरवाद क्या होता है दोस्तों, कि ये लोग जो भारत में ये अलग अलग जो बटे थे, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। लेकिन लेकिन इन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं है, सब एक ही है। यानी कि तुम्हारे रास्ते अलग अलग हों और तुम सबकी मंजिल एक ही हो। तो वो एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। 1815 में इन्होंने सभा का गठन किया था, और जो कि है ब्रह्म समाज का आधार बनी थी। जो आत्मी समा आत्मी सभा जो थी, ये ब्रह्म समाज का आधार बना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता था, इसकी स्थापना करते हैं। और जो यह हिंदू कॉलेज जो था वो कलकत्ता में था। इसके जो संस्थापक थे वो डेविड हेयर थे। इसमें दोस्तों इनका भी ये स्थापना इन्होंने भी की, इनके भी प्रयास थे, और साथ में जो भी प्रयास थे वो राधाकांत देव के भी प्रयास थे। इनकी प्रयासों की वजह से हिंदू कॉलेज बना। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो पुस्तक थी दोस्तों, यह यह पुस्तक इनको द्वारा लिखी गई, जो कि यह न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियों कमियों के बारे में बताया गया था, लिखा गया था। यह जो दोस्तों जब हम बात करते हैं, यह जो न्यू टेस्टामेंट शाखा थी, यह बाइबल बाइबल जो एक ईसाइयों का पवित्र पवित्र बुक होती है बाइबल,
बाइबल की एक ये शाखा थी। इसमें भी कुछ जो कमियां बताई गई थी, जो कमियां थी वो इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक में सब कुछ बताया बताया था। फिर इसी के बाद इन जो नेक्स्ट 1881 में 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी, जो कि बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको शुरू किया। और दोस्तों इन्होंने मिरातुल अखबार का भी शुरुआत की, जिसको फारसी में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। फारसी में यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कि फारसी भाषा में लिखी जाती थी। और इसी को 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त जब्त कर लिया जाता है, और यह पहला अखबार बनता है, जो कि दोस्तों 1823 के लाइसेंस के एक्ट के तहत यह जब्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1825 में दोस्तों इन्होंने राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1828 में इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जो कि 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की। और जो कि धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उसको रोकने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जो भारत में बहुत सी धार्मिक कुरीतियाँ थी, जैसे कि जब किसी का पति मर जाए तो उसको उसकी पत्नी को उसके साथ बैठाल के जला दिया जाता था। बाल विवाह थे, बच्चों के बालकों के विवाह कर दिए जाते थे। ये और दोस्तों जैसे ही समुद्र समुद्र को पार करने करने से लोगों को ये समझते थे कि ये आप पवित्र हो गया। इस तरीके की बहुत सी कुरीतियाँ थी दोस्तों, उसको सबको रोकने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। जो ये ब्रिटेन में जाते हैं पेंशन के मामले में, तो पेंशन के मामले में जाते हैं तो दोस्तों इसके लिए जब इनका काम हो जाता है तो अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देता है। और यह 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। और यह समय जो था बेंटिंग के समय पर इन्होंने रोक लगाई थी। इस टाइम पर दोस्तों जो बेंटिंग था वो भारत का, जो मैंने आपको बताया था, एक रॉबर्ट क्लाइव था। यह बंगाल का गवर्नर था। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स आया, वह बंगाल का गवर्नर बना। और फिर बेंटिंग आया था दोस्तों, यह भारत का पहला वायसराय बना था। तो ये पहला वायसराय जो था बेंटिंग था। दोस्तों जो इन्होंने सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो पहला तो बंगाल में रोक लगाई थी 1829 में, और दूसरा चेन्नई में 1830 में, जो कि मद्रास हुआ करता था। ये दो जगह पर ये इन लोगों ने रोक लगाई थी 1829 में 1830 में। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बेंटिंग बेंटिंग ने बेंटिंग के समय पर सती प्रथा सती प्रथा यानी कि ये पूछा गया था सती प्रथा किस वायसराय के टाइम पर बंद की गई थी यानी रोकी गई थी। तो आप बता सकते हो बेंटिंग के समय पर। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इनकी जो समाधि बनाई जाती है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनाई जाती है। और इन्हीं की मृत्यु के बाद दोस्तों जो ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और भी अन्य लोग थे, जिनमें से एक अरविंद कुमार दत्त थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और एक केशव चंद्र सेन थे। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने ही ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं। जो केशव चंद्र सेन थे ये अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म समाज को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर इन्होंने फैलाया। लेकिन इनको ही केशव चंद्र सेन को ही 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। इसका एक रीजन था दोस्तों, यह यह प्रचार प्रसार कर रहे थे सती प्रथा पर रोक के लिए और बाल विवाह के रोक के लिए। कई सारे ये लोगों ने दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे थे जोर शोर से। लेकिन यही अपनी एक जो इनकी लड़की थी जो 13 साल की जो बाल अवस्था में ही थी, वो उसकी ये शादी कर देते हैं किसी बिहार के एक शासक से। इसी की वजह से केशव चंद्र सेन को ब्राह्मण समाज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो और भी अन्य लोग जो थे उन्होंने कहा कि आप इस तरीके का प्रचार कर रहे हो, बाल विवाह के पर रोक लगा रहे हो, खुद ही आप अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हो, बाल विवाह कर रहे हो, तो इसमें समाज में क्या मैसेज आएगा। इस तरीके से ब्रह्म समाज से इनको निकाल दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम किया गया। और आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्र नाथ
ठाकुर ने इसका नाम दिया। और केशव चंद्र सेन ने नाराज होकर नाराज लोगों ने, जो केशव चंद्र सेन से जो नाराज लोग थे, उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1878 में दोस्तों, आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री इसके संस्थापक रहे ब्रह्म समाज में, जो इन 1878 में इन लोगों ने इसको स्थापना की। आनंद बोस, मोहन बोस थे, उमेश चंद्र दत्ता थे और शिवनाथ शास्त्री थे। ये लोग मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन में दोस्तों, एक प्रार्थना समाज भी आया था। इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे, और इन्हीं के साथ एम जी रनाड़े, केसी सेन और आर जी भंडारकर, इन लोगों को का भी सहयोग था इसमें। और दोस्तों एक यंग बंग आंदोलन भी चलाया गया था, जो कि 1826 से लेकर 1831 में। यह जो चलाया गया था, यह जो बंगाल में युवा थे, बंगाल के युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा था। और जो एक युवा थे जो हेनरी विलियम डेरिजियो, एक मात्र 17 वर्ष के थे, जो कि यह इस बंगाल आंदोलन को चला रहे थे। इसकी जो हेनरी विलियम डेरिजियो जो थे, यह हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे थे। और मात्र इनकी 17 वर्ष की आयु में यह कॉलेज के प्रोफेसर बने। और 1809 से यानी कि जन्म हुआ, 1831 में इनकी मृत्यु, यानी कि 22 वर्ष में इनकी मौत हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे दोस्तों, विद्यासागर की तो इनको बाद में उपाधि मिली है, लेकिन इनका जो नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यासागर की तो इनको उपाधि मिली है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, वो 1820 से लेकर 1831 तक एक्टिव रहते हैं। और अगर दोस्तों इनकी बात करते हैं ना, तो ये जो आज के टाइम पर महिला जो लड़कियां हैं, इनको जो पढ़ने की जो आज़ादी स्वतंत्रता मिली थी, वो इन्हीं की देन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इन्हीं की वजह से ये महिलाएं पढ़ पाई थी उस टाइम पर, वरना उससे पहले कोई प्रयास ही नहीं था। और इन्हीं ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। और इनका पूरा नाम जो है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। दोस्तों ब्राह्मण जो थे, वो सोचते थे कि ये जो संस्कृत है, ये हम लोगों के लिए ही है, इस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो इस चीज को इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पे बहुत विद्रोह आंदोलन चलाए इन लोगों के खिलाफ। क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि दोस्तों अगर इस पर किसी और का अधिकार आ गया, तो फिर हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। यानी कि इनसे ये तंत्र मंत्र जाते थे कहीं, तो अपना अपना व्यापार इनसे संस्कृत की शिक्षा से इनका व्यापार चलता था, वहीं पर अपने जो भी श्लोक थे वो उच्चारण करते थे। इसीलिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लगा कि इस पर जो अधिकार है वो सबका होना चाहिए, संस्कृत शिक्षा पर, मात्र ब्राह्मणों का ही नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाते हैं। जब यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लोगों ने इनका विद्रोह किया कि आप ये उस टाइम पर जो विधवा हुआ करती थी, तो दोस्तों उनको ना समाज का भाग नहीं माना जाता था। उस टाइम पर ये समाज से इनको बहुत अलग रखा जाता था। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये समाज का वो एक मतलब भाग ही नहीं है, इनको भाग ही नहीं माना जाता था। जो विधवा हुआ करती थी, इनसे अगर कोई टच हो जाए या ये कहीं किसी रास्ते से निकल जाए, तो वो रास्ता ही अपवित्र मानते थे। इस तरीके की जो कृतियां थी, उनको उनके प्रति भी इन्होंने आंदोलन किए। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम आया। इसके तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए इन्होंने। दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए, उसमें यह शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को शिक्षा दो, बाल विवाह मत उनका कराओ। और दोस्तों नेक्स्ट नेटिव मैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था।
नेटिव मैरिज एक्ट जो था 1872 में आता है, और इसके तहत जो लड़कियों की जो उम्र थी वो 14 वर्ष हुआ करती थी। लड़की की जो उम्र थी कम से कम 14 वर्ष हो, तब वो अपनी शादी कर सकती है। फिर इसके बाद एक शारदा एक्ट आया था 1929 में, 1872 में आया था। नेटिव मैरिज एक्ट एक शारदा एक्ट 1929 में आया। इसमें बालिकाएं जो हुआ करती थी उनके विवाह की उम्र 14 वर्ष की गई थी। जो शारदा एक्ट था वो हरविलास शारदा के नाम से था, और इसमें जो लड़कों के विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष थी। शारदा शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग बालक जो लड़की थी उसकी 14 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लड़के की 18 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों हिंदू विवाह जो अधिनियम आया था 1955 में, और इसमें एक हिंदू हिंदू विवाह अधिनियम जो आया था 1955 में, फिर इसमें दोस्तों 1978 में संशोधन हुआ था। इसमें 18 वर्ष लड़कों की उम्र लड़कियों की उम्र बताई गई, और 21 वर्ष लड़कों की उम्र रखी गई। 18 वर्ष से पहले कोई लड़की नहीं शादी करनी चाहिए, और 21 वर्ष से पहले कोई लड़का नहीं। तो और इसी में दोस्तों इसी हिंदू विवाह जो अधिनियम था इसके तहत बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया, कि बहुपत्नी नहीं रख सकते, यानी कि एक से अधिक पत्नियों को नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज्योतिराव गोविंद राव फूले की। तो यह सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में। और यह जो स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की, यह जाति भेद के लिए, जाति भेद के जो भाव भाव थे उनके खिलाफ के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। उस टाइम पर दोस्तों जाति वगैरह जाति वर्णन भी बहुत बुरा था। कोई कोई ऊंची जात का है तो वो यहाँ इनको समझता नहीं था नीचे वालों को। इस तरीके से इन्होंने जाति भेद के खिलाफ भी कई सारे ये सत्यशोधक को चलाया, सत्यशोधक समाज को चलाया। ज्योतिराव गोविंद राव फूले जो थे दोस्तों, ये महात्मा की उपाधि इनको जो दी गई थी वो महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा थी, उनके द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और इन्हीं की जो पुस्तक थी, इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इस गुलामगिरी का हिंदी में अनुवाद विमल कीर्ति ने किया। और इनकी जो पत्नी थी वो सावित्रीबाई फूले थी। सावित्रीबाई फूले थी दोस्तों, इनको ये ज्योतिराव फूले ने ही पढ़ाया था खुद, और यह भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी थी। इससे पहले कोई अध्यापिका नहीं थी, यह पहली भारत की महिला अध्यापिका बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1905 में। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ईसाई जो मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता का आंदोलन चलाया था। जो दोस्तों भारत में ईसाई लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और लोगों का जो धर्म स्थानांतरण करवा रहे थे, चाहे वो रुपए देकर चाहे उनसे प्यार से, किसी भी तरीके से जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में घूम रहे थे, और वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो उनके खिलाफ इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन चलाए। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद वो श्रीनिवास शास्त्री ने इसको आगे चलाया, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को। इस बार दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यह अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।